मैडम सर। Yes, namaste. प्रणाम सर। Take your seat. धन्यवाद श्रीमान। आप अपना बिना नाम बताएं, अपना है ना, अपना जी। परिचय आप दे दीजिए। मेरा जन्म बिहार के अररिया जिला जोगबनी में हुआ और मेरा प्राथमिक अध्ययन जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से हुई। तत्पश्चात मैं 12वीं करने के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमच्छा वाराणसी गया। वहाँ से 12वीं करने के पश्चात मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक का उपाधि हासिल किया श्रीमान। स्नातक या स्नातकोत्तर? स्नातक। स्नातक। अभी वर्तमान में मैं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत अंकेक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अंकेक्षक में आप पूर्व से कार्यरत हैं ऑलरेडी? जी। भी बिहार लोकसभा के द्वारा चली। जी। तो फिर आप उसी पद के लिए, सेम सामान्य पद के लिए आप आना चाह रहे हैं, क्यों? श्रीमान, इसमें 2-3 कारण हैं। एक तो पद सोपान में सहायक अंकेक्षक पदाधिकारी राजपत्रित भी हैं और उच्च वरीयता भी है। दूसरा, वेतन स्तर पे भी इन दोनों में भिन्नता है। तीसरा, हम अभी वर्तमान में एक विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, जबकि सहायक अंकेक्षक पदाधिकारी के रूप में हम वित्त सेवा विभाग के अंतर्गत रहेंगे, जिससे कि हम समस्त विभागों का कार्य कर पाएंगे, यानी कि कार्य विस्तार होगा हमारा और हमारा क्षमता का सदुपयोग हो सकेगा। आपको क्यों डबल एओ बनाया जाए, जस्टिफाई कीजिए अपने आप को। एक तो श्रीमान, मैं वर्तमान में अंकेक्षक के रूप में अनुभव ले रहा हूँ, उस अनुभव का मैं प्रयोग कर पाऊंगा। दूसरा, बिहार सरकार ने हमें प्रशिक्षण भी दिया है, उस प्रशिक्षण का हो पाएगा। तीसरा, मैं अर्थशास्त्र का छात्र हूँ और अर्थशास्त्र के रूप में हम अपने इस ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे। जो इसका दूसरा पक्ष बनता है कि बिहार सरकार का एक सीट आप बर्बाद करेंगे, आप पे जो ट्रेनिंग में सरकार ने खर्च की वो पैसा बर्बाद जाएगा, तो आपके पद छोड़ने से तो बिहार सरकार को काफी नुकसान होगा। श्रीमान, मैं इससे थोड़ा मत भिन्नता रखता हूँ और वह यह कि अगर मैं इस पद के लिए उपयुक्त छात्र रहा हूँगा तभी आपके द्वारा हमारा चयन किया जाएगा। और मेरा यह मानना है कि ऐसे में सहायक अंकेक्षक पदाधिकारी के रूप में एक योग्य छात्र का ही चयन होगा और मैं अगर अपनी योग्यता को पुष्ट कर पाऊंगा तभी मैं इस पद को धारण करूंगा। और उसके पश्चात जो पद को मैं रिक्त करूंगा वहाँ पे भी एक योग्य छात्र का ही चयन श्रीमान के प्रतिष्ठित आयोग के द्वारा ही की जाएगी। तो ऐसे में मेरा यह मानना है कि यहाँ पे दोनों जगह ही योग्य व्यक्ति का फिर से हुआ। चलिए, अच्छी बात है। आपने अर्थशास्त्र में स्नातक किया है, अर्थशास्त्र को परिभाषित कर दीजिए। अर्थशास्त्र एक विज्ञान का क्षेत्र है जिसमें कि दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग कर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। ये एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को लीड किया, MACRO मैक्रो को। बहुत फेमस भी है। अर्थशास्त्री के बारे में बता दीजिए। श्रीमान, वो जॉन मेयर्ड किन्स हैं और उनका एक डिगिंग एंड फिलिंग, गड्ढा खोदो और भरो, यह है उनका एक है। दूसरा, उन्होंने 1929 के मंदी के काल में विश्व को एक नया सिरमोड़ दिया, क्लासिकल अर्थशास्त्र से आगे बढ़ाया और मंदी से विश्व को बाहर निकाला। यह सब उनके कुछ ऐसे योगदान है जिसके कारण उनकी वेस्ट समष्टि अर्थशास्त्र का पिता के रूप में माने जाते हैं। क्या था उनका सिद्धांत? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड या डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई? सर, श्रीमान, सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड जो वो सेज महोदय का था और उससे विपरीत जाकर उन्होंने मांग पक्ष पर बल दिया और उनका यह मानना था कि अगर मांग सृजन होगा तो उससे उत्पादन में वृद्धि होगी और उत्पादन में अगर वृद्धि होगी तो रोजगार में वृद्धि होगी और रोजगार में वृद्धि होगी तो लोगों को आय प्राप्ति होगी। और इस प्रकार उन्होंने वैक्सिक साइकिल, जिसको कहते हैं सदाचारी चक्र अर्थव्यवस्था का, उसका उन्होंने वर्णन किया और यह माना कि अर्थशास्त्र गति प्रदान कर। चलिए, उसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एक वर्ड दिया था, लेजेस फेयर। जी। व्हाट इज लेजेस फेयर? हस्तक्षेप का सिद्धांत है श्रीमान, और उसमें यह माना गया कि सरकार जो है वह आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप न करे। सरकार ने? जी, एडम स्मिथ महोदय के द्वारा यह दिया गया। अभी तो सरकार कर रही है। जी श्रीमान। तो जो फिजिकल पॉलिसी के जनक थे वो किनको माना जाएगा? इसको बिल्कुल श्रीमान, जैसा कि मैं बोलने भी वाला था, आपने पूर्व में ही समष्टि अर्थशास्त्र के पिता जॉन मेयर्ड किन्स महोदय का भी जिक्र किया। किन्स महोदय ने जब महामंदी को देखा तो उन्होंने यह माना कि क्लासिकल अर्थशास्त्र के आधार पर इस महामंदी का जो है उपचार संभव नहीं है, जिसके लिए उन्होंने यह माना कि सरकार को जो है वह सहकारी भूमिका में होनी चाहिए, जो सहायक के रूप में अपने कार्य को संपादित करे और वर्तमान में भी यह कार्यरत है। जी, ठीक। ये उन्होंने केन्स ने फुल एम्प्लॉयमेंट कांसेप्ट को लाया था। क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट? रोजगार का वो स्तर जिसके बाद उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती। और अगर माले मांग एक्स्ट्रा एडिशनल डिमांड को एडी को क्रिएट कर दिया जाता है तो क्या होगा? पूर्ण रोजगार स्तर पर जब एडीएम प्राप्त होंगे तो वो प्रभावी मांग को सुनिश्चित करेगा श्रीमान, चूंकि उसके बाद हम उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं और सप्लाई कर्व जो है वो वाई अक्ष के ऊर्ध्वाधर हो जाता है, समानांतर हो जाता है। और इस स्तर पर जब एडी को हम ज्ञात करते हैं तो उन प्राप्त बिंदु को ही हम प्रभावी मांग के रूप में प्रभावित करते हैं। जो तो where the AD equals to ADF, that is the Yes.
AD equals to the Yes. ASF. So लेकिन after that the aggregate demands and will be increased. So what situation? Employment or the inflation? जी, तो उसके बाद जो है श्रीमान स्फीति के अंतराल उत्पन्न होगा। पेपर और पढ़ा है? एक हाँ अच्छी बेरोजगारी है। चलिए पूछिए। पेपर पढ़ा है? जी श्रीमान, कौन सा पेपर? दैनिक जागरण। प्रधान संपादक कौन है? बिहार के श्रीमान नहीं पता मुझे, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। विष्णु मुख्य गुप्ता, संपादक कौन है इसके? भारत के संजय गुप्त श्रीमान जी। क्या एडिटोरियल था आज का? एडिटोरियल क्या था? जी, एक तो मालदीव मुद्दा पे दिया गया है और दूसरा राम मंदिर पे लिखा गया है। मालदीव मुद्दा क्या है? मालदीव में जब से श्रीमान मोहम्मद मोइजू साहब की सरकार आई है, ऐसा माना जाता है कि वह जो है चाइना के पक्ष में ज़्यादा है वो सरकार, और वहाँ पे एक इंडिया आउट मुहिम चलाई जा रही है ताकि वहाँ से भारतीय शांति सेना जो है उसे बाहर किया जा सके। इसको लेकर भारत और मालदीव के बीच में विवाद बना हुआ है। अच्छा, तो अभी वर्तमान विवाद का कारण क्या है? जी अभी जो वर्तमान 2008 में घटना कुछ हुआ है मालदीव के साथ? जी, वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लक्षद्वीप का भ्रमण किया गया था, जिसके पश्चात मालदीव के कुछ सांसद और मंत्री जो हैं उनके द्वारा कुछ एक्स पे और इन तरह के सोशल साइट्स पे कुछ टिप्पणी की गई, जिसके कारण भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा एक बयान भी जारी किया गया और उसके बाद उन्हें पद से भी अपना त्याग करना पड़ा, वहाँ के मंत्री और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले श्रीमान। माले। अच्छा, ये बताइए कि भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया? बजट शब्द का वास्तविक में उल्लेख नहीं है श्रीमान। संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वर्णन है। इसे हम सरल शब्दों में बजट में कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार का होता है? अभी तो मैं दो प्रकार का देख पा क्या होता है कटौती प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव से तात्पर्य श्रीमान बजट में किसी भी मद के लिए जो व्यय दिया गया है उसमें 1 रुपये से लेकर और जितना आवश्यकता उतना तक की कमी के प्रस्ताव रखे तो उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित 4 प्रकार के आयोग का नाम बताएं। 4 प्रकार के आयोग, एक तो चुनाव आयोग है श्रीमान, दूसरा वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के तहत, 324 के तहत चुनाव आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है श्रीमान, और एक संघ लोक सेवा आयोग का 312 से 315 में मेनली उल्लेख होता है श्रीमान इसका। और एक राज्य लोक सेवा आयोग सेवा आयोग भी। 317। अब वित्त आयोग का क्या काम है? श्रीमान इसका माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हर एक 5 वर्ष पे इसका गठन किया जाता है, और वित्त आयोग जो है वह केंद्र राज्य के मध्य जो है धन के आवंटन और अनुच्छेद 275 के तहत जो अनुदान दिया जाता है उसके संदर्भ में और भी जो अन्य कार्य राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाए उस पर सिफारिश प्रस्तुत इसका करता मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हैं? है। वर्तमान में श्रीमान मैं संस्मरण नहीं कर पाऊँ, क्षमा कीजिए। 5 राज्य में चुनाव हुआ था, 5 राज्य का नाम बता। जी, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, राजस्थान और 2 मिजोरम, मिजोरम और छत्तीसगढ़ से। चलिए, आपने बात किया था चुनाव आयोग का। चुनाव आयुक्त कौन? जी श्रीमान श्री राजीव कुमार जी हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष? श्री सुमन बेरी साहब। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी श्री अरविंद पनगड़िया जी को। बिहार के महामहिम राज्यपाल साहब कौन है? श्रीमान माननीय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर साहब जी हैं। इन्फ्लेशन जो आती है हाइपर कब होता है? जी, जब वह दौड़ती हुई अवस्था में चली जाती है तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, और यह तब माना जाता है वर्तमान में जब वो दोहरी अंकों में होती है। वेरी गुड। तो इसे कंट्रोल चेक आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसको सर? हाइपर इन्फ्लेशन को जी, चेक कंट्रोल करने के लिए क्योंकि यह मुद्रास्फीति मांग जनित है श्रीमान, तो सर्वप्रथम तो हम मुद्रा के प्रवाह को प्रतिबंधित करेंगे, उसको कमी करेंगे उसमें। दूसरा, ब्याज दर में वृद्धि किया जाएगा ताकि बचत ज़्यादा होने लगे। इसके अलावा अन्य जो मौद्रिक और राजकोषीय उपकरण है उसका हम प्रयोग करेंगे। उपयोग कर सकते हैं। जैसे तो CRR को बढ़ाना इन्फ्लेशन में या घटाना, कौन सा दोनों में से काम किया जाए? इसमें बढ़ाया जाएगा CRR। CRR बढ़ाएंगे, क्या होगा बढ़ाने से? चूँकि कैश रिजर्व रेशियो है श्रीमान, और जब CRR को बढ़ाएंगे तो बैंक अपने पास धन ज़्यादा मात्रा में रखेंगे और उसका साख सृजन क्षमता जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 1/CRR जो होता है वो साख सृजन क्षमता को वर्णित करता है। तो इससे जो अर्थव्यवस्था में रुपए की उपलब्धता कम हो जाएगी, जिससे कि स्थिति पे हम नियंत्रण कर पाएंगे। अभी HDI जो घोषणा करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन संस्था है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय UNDP से? UNDP क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम। कौन से किसका संस्था का पार्ट है ये? संयुक्त राष्ट्र संयुक्त UNO का। UN का संयुक्त राष्ट्र। भारत के विश्व के 4 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम बता दीजिए जी, जो आर्थिक गतिविधियों के लिए कार्य कर रहा है। पहला तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा WTO
विश्व व्यापार संगठन। तीसरा अगर हम देखें तो UNDP को भी ले सकते हैं। और चौथा सर अगर हम देखें तो WHO को, WTO बताया था मैं सर, WHO, वर्ल्ड में विश्व बैंक जैसे IBRD का फुल फॉर्म, IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल रीजनल डेवलपमेंट। नहीं ना, अच्छा IBRD, अच्छा वो वर्ल्ड बैंक का पूछ रही भाग जो है, हम इंडिया के संदर्भ देख रहे हैं। नहीं, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है जी, पुनर् और विकास दो है। IMF और IBRD में जो ऋण दिया जाता है वो दोनों के ऋण का अंतर है, बता दीजिए। जी, IBRD जो है श्रीमान वो गरीब और निर्धन राष्ट्रों को ऋण प्रदान करती है, जो कि विश्व बैंक संगठन का मेन उद्देश्य भी है कि जो राष्ट्र के अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रों को ऋण देना, जबकि वो लॉन्ग टर्म में देती है श्रीमान। और IMF जो है वो मूल व्यापार को संवर्धित करने के लिए और विकासशील विकसित सभी प्रकार के राष्ट्रों को ऋण प्रदान करती है, और इसका ब्याज का दर भी उच्च होता है, जबकि वर्ल्ड बैंक का जो है वो रियायती ऋण माना जाता है या वो LOC प्रकार का होता है श्रीमान। SDR क्या है? SDR यह एक विशेष मुद्रा माना जाता है जो IMF का विशेष मुद्रा, कागजी मुद्रा श्रीमान। मुद्रा तो नहीं है, मुद्रा SDR होता है किसी देश का होता है। स्पेशल ड्राइविंग राइट बोल रहे हैं कैसे? राइट है, जी मनी का, जी, इट इज नॉट द मनी, मनी बिलोंग्स टू द कंट्री। ओके जी सर। तो एक राइट है, कोटा है जिसके जी, सर। तहत सबको फॉरेन मिलती है। जी। हाँ। इस बास्केट में कितने देशों की करेंसी है SDR में? 5 देशों के सर, नाम बताइए। USA है, चीन है, जापान है, और रूबल है रसिया, और एक UK है। धन्यवाद सर, हम लोग यहीं ऑफ करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है।